संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के काल में। उस टाइम इंदिरा गांधी ने यह कोशिश की सारी शक्तियां पीएम के पास आ जाए। तो 42वां संविधान संशोधन करके उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, किसी चीज को करने के लिए बोल दिया, वो काम उसको करना ही पड़ेगा। अब ये चीज यहां पर आई, चलो ठीक है, लेकिन मुद्दा क्या आता है उसको समझिए। मुद्दा ये बना कि यार अगर सारी ही चीज राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कहने पर करनी है तो यार ये पोस्ट ही क्यों बना रखी है तुमने? एक तरफ तो कहते हो कि गरिमामयी पद है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद, ठीक है, वरीयतानुक्रम में नंबर 1। दूसरी तरफ तुम उसकी स्थिति ऐसी बना दे रहे हो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, हर चीज तुम पूछ करके करो, मंत्रिपरिषद जो कहे वही करे। उसकी गरिमा पर प्रश्न उठने लगा। और कई बार यह भी हो गया कि अगर मंत्रिपरिषद गलत सलाह दे रहे फिर क्या करे? राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा की शपथ तो ली है ना, तो ऐसे में अगर कोई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को गलत सलाह दे तब राष्ट्रपति क्या करे? वो तो मजबूर हो गया उस काम को करने के लिए, जैसे 1975 का आपातकाल लागू किया गया उस तरीके से। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संशोधन करके उसमें एक चीज जोड़ दी। एक चीज ये जोड़ी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप में मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। तो एक पावर राष्ट्रपति को यहां पर दे दी गई कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि यार ये सलाह सही नहीं है, काम सही नहीं, तो वो वापस भेज दे। लेकिन इसमें भी ये एक चीज जोड़ दी गई कि अगर पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह जो है तो उसको मानने के लिए वो बाध्य है। यानी कि उसने मंत्रिपरिषद को सलाह वापस भेजी, मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा से दे दी पुनर्विचार करके या उसमें कुछ बदलाव करके, तब राष्ट्रपति को वो बात माननी ही पड़ेगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो सोचने वाले होंगे, दिमाग में सोचने के लिए चीजें दिमाग में चली ही होंगी, कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर सोचेंगे। ये सवाल आना चाहिए आपके मन में कि सर जब दोबारा सलाह वापस आ गई, उसको बाध्य करना, ये मानना ही है, तो एक बार वापस देने का ये ढकोसला क्यों रचा गया? ये बिना बात का टाइम वेस्ट क्यों किया गया? जब मंत्रिपरिषद सेम सलाह वापस देगा और राष्ट्रपति को माननी ही माननी है, तो पुनर्विचार से क्या हो गया? तो उसके पीछे का तर्क समझिए। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी एमआई तो कोई सलाह या कोई मामला पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। वो तो तभी भेजेगा जब उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या हो, कोई किसी समूह का अहित होता हो, देश का अहित होता हो, ठीक है, या गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार अपनी तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रही हो। यानी कहने का मतलब वो भारत के या भारत के नागरिकों के दृष्टिकोण से या नागरिकों के एक समूह के दृष्टिकोण से सही नहीं हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति ने अगर उसको वापस भेजा है तो मेरे दोस्त, ये खबर जो है ना पूरे मीडिया की हाईलाइट बन जाएगी। पूरे मीडिया में, केवल भारतीय मीडिया ही नहीं, विदेशों तक की मीडिया में। और हमारी मीडिया तो बिल्कुल इसको एकदम ऐसे ब्रेकिंग न्यूज बना करके दिखाएगी। खबर आएगी न्यूज में एकदम टीवी पे बुलेटिन चलेगा, एक तरह से आवाज आएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री दिखाएंगे, एक तरफ राष्ट्रपति दिखाएंगे, उनके बीच में बिजली कड़ गई, कड़कड़ 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 कड़, बीच में एक दरार दिखाएंगे और फिर हेडलाइन बनाएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच पड़ी दरार। क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते? राष्ट्रपति ने भेजी सलाह को वापस, मंत्री परिषद की सलाह को वापस किया राष्ट्रपति ने। इस तरीके से हाईलाइट डाल देंगे। हालांकि वो उसको थोड़ा ज्यादा ड्रामेटाइज कर देते, अलग तरीके का ड्रामा दिखाएंगे, एक ही चीज को बार बार दिखाएंगे, बिजली कड़कना है ना, वो उसका अलग मतलब निकालेंगे। लेकिन बेसिकली इससे क्या होगा कि जनता तक चीजें पहुंचती हैं। अब लोगों को पता चलेगा कि राष्ट्रपति ने सलाह वापस भेजी है मंत्रिपरिषद को, तो कुछ तो लोचा है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है दया मामले में। चीज जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया।
सीआईडी वाले जो है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो सारे आलोचक, सारे पत्रकार, विद्वान लोग और सब बड़े बड़े लोग उसके बारे में फिर जांच परख करेंगे, चीजों को सोचेंगे, उनको पता चलेगा कि राष्ट्रपति ने वापस भेजा तो क्यों भेजा है, तो वो उसके सही सारे सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो लोगों को पता चलेगा कि सरकार एक ऐसा काम करने जा रही थी जो हो सकता है कि भारत के नागरिकों की किसी एक समूह के लिए बहुत खराब हो, या हो सकता है कि भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत खराब हो, या हो सकता है कि उससे भारत की छवि को नुकसान, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वास्तविकता सामने आ जाएगी, सरकार की असली जो मंशा थी उसके पीछे, वो असली मंशा वहां पर सामने आ जाएगी। तो जनता के सामने जब मामले का भंडाफोड़ हो जाएगा तो सरकार ऐसा कोई काम करेगी? गलत तरीके से नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि सरकार ऐसी सलाह दोबारा देगी ही नहीं राष्ट्रपति को। ऐसा भूतकाल में हुआ भी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को नहीं देगी क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मामला सलाह देगी और ये मामला हुआ तो जनता विद्रोह कर देगी, अगली बार वोट नहीं मिलेगा। वोट तो जनता से लेना ना, वोट लेने के लिए कहां जाओगे? जनता से वोट देंगे। तो ये 44वें संविधान का ये प्रावधान, ये देखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन है बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल। राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह है। इससे मुख्य परीक्षा में भी सवाल आ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति के पद की गरिमा को बनाए रखने में 44वें संविधान संशोधन के प्रावधानों ने एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उदाहरण सहित व्याख्या करें, इस तरीके से सवाल दे देंगे। अब बाकी सब लोग हवा हवाई हुए रहेंगे, वो 44th अमेंडमेंट से वही चीजें पढ़ रहे होंगे जो चीजें नॉर्मल मोटी मोटी चीजें आप देखी कि एक तो वर्ड चेंज किया राष्ट्रीय आपातकाल के तहत, आप देखे ना, जो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह डाला और एक दो चीज और वही। लेकिन ये वाली चीज पे ध्यान नहीं जाएगा, इन पर उसी का ध्यान जाएगा जो आज क्लास में जिंदा था। आप मौका मार जाओगे, बाजी मार जाओगे, नंबर आपको मिल जाएगा। इसका महत्व यही है जो मैंने आपको बताया। अब राष्ट्रपति के पास अगर हम आम तौर पर बोलें कि क्या राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से कभी कोई काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब राष्ट्रपति अपनी पावर दिखा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि संविधान ने तो राष्ट्रपति को विवेकाधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन परिस्थितिजनक विवेक उसके पास है। परिस्थितियों के अनुसार वो शक्तिशाली बन जाता है। इसमें कुछ मामले हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, भारत में कौन शक्तिशाली है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये डिबेट बहुत टाइम से सब उसको लगता है कि प्रधानमंत्री ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति बहुत सशक्त भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री को भी वो धमका देता है, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां अगर हम बात करें ना, कि जो ऐसी परिस्थितियां जब राष्ट्रपति सक्रिय होता है, राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ये शक्तिशाली भूमिका निभाता है, ठीक है, शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंधों की अगर चर्चा करें तो पहले शुरुआत से लेकर के आते हैं, है ना। हम इसको लेते हैं पीएम बनाम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री। इसको इस तरीके से विवाद को हम देख सकते हैं। कई बार देखना, कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे मामले हैं जब राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली भूमिका निभाता है। अगर उसका व्यक्तित्व जो है वो सशक्त हो, या जनता पर उसका बहुत प्रभाव हो, या जनता पर उसका प्रभाव हो बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। एक तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन दोनों ही सिचुएशन में आप देखोगे, इन दोनों का व्यक्तित्व जो है ना, इनकी पर्सनैलिटी बहुत मतलब उच्च दर्जे के कद था। बाकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले अगर पर्सनैलिटी के हिसाब से देखोगे, व्यक्तित्व के दर्जे के हिसाब से देखोगे, तो ये दोनों बाकियों के मुकाबले थोड़ा अपर हैंड रखते हैं और जनता पे पकड़ते, लोग पसंद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संघर्ष के सक्रिय भागीदार रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे,
जनता पसंद करती थी, लोगों पर प्रभाव बहुत था, लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री बने तो किसी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य की या अन्य किसी भी स्वतंत्र जो उस टाइम के नेता थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर के ऊंची आवाज में बोल दे या उनको कुछ और नाम से संबोधित कर दें, उनको वो नेहरू जी या पंडित जी इस तरीके से कहकर के, प्रधानमंत्री जी कहकर के संबोधित करते थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो उम्र में उनसे बड़े थे और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उतने ही थे जितने की जवाहरलाल नेहरू पढ़े हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका भी भूमिका उतनी ही थी। वो नेहरू जी नहीं, वो बोलते थे नेहरू। जब राष्ट्रपति भवन में जवाहरलाल नेहरू जी जाते तो उनको देख करके क्या बोलते थे, आओ नेहरू आओ। मतलब उनका ये एक करिश्मा था, ये एक उनका व्यक्तित्व था। जब ऐसा व्यक्तित्व था तो वो सरकार की हर बात नहीं मानेगा, वो भूमिका निभाएगा, अपनी खुद की सक्रिय भूमिका, एक्टिव होकर के कार्य करने की कोशिश करेगा। तो वो दौर ऐसा था जब 2 बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को खूब कष्ट दिए, खूब दर्द दिए। जवाहरलाल नेहरू की सरकार संसद के माध्यम से कोई बिल पास करा करके भेजती और वो राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति खुद उस पूरे बिल को पढ़ते और उस पूरे बिल में इस तरीके से काट छाट कर देते अलग अलग, और अपनी अपनी जहां जहां रिकमेंडेशन लिखनी होती वो रिकमेंडेशन लिख देते इधर इधर अलग अलग, और लिख करके फिर वापस भेज देते कि भाई देखो ये करने की आवश्यकता है। बड़ा मुश्किल हो जाता था उस विधेयकों को पास कराना। सोचो, जवाहरलाल नेहरू के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए कई बार जवाहरलाल नेहरू को खुद राष्ट्रपति के पास जाना पड़ता था। ये कहा जाता है कि कई सारे जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें देरी ना हो जाए या राष्ट्रपति उनमें कुछ और दिक्कत ना कर दे, ऐसे में संसद से पास किया हुआ बिल कई बार नेहरू जी खुद राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति उनके पास लेकर के जाते थे और खुद उनसे आग्रह करते थे कि राष्ट्रपति जी कृपया करके साइन कर दीजिए। उसके बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस विधेयक को अपने पास रखते और बोलते कि आओ नेहरू आओ बैठो, मैं समझ गया हूं कि तुम क्यों आए हो, लेकिन मैं एक बार देख करके फिर साइन करूंगा। तो वो करते अपने ही मन से। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आपने देखा कि अब वो राष्ट्रपति को हटा भी नहीं सकते। कैसे हटाएंगे, क्योंकि जनता पर भी इतना ही प्रभाव उनका, नेताओं पर भी उतना प्रभाव, व्यक्तित्व भी सशक्त, तो हटाने का भी संभावना नहीं थी कि हटा देते। पार्टी के अधिकतर मेंबर वो उतनी ही इज्जत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी करते थे। तो बड़ा कष्टदायी समय उनका बीता। इसीलिए जब इतना कष्टदायी समय बीता ना, तो उनकी बेटी जो थी इंदिरा गांधी, उनके साथ वो पत्राचार पर व्यवहार करते थे। पत्र के माध्यम से उनको लेटर लिख लिख करके उनको राजनीति का प्रशिक्षण देते थे। इंदिरा गांधी ने इस चीज को अनुभव किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, जनता पर प्रभाव वाला व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो जीने नहीं देता है सरकार को, सरकार अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती है। इसीलिए उसके बाद से इंदिरा गांधी ने एक नया तरीका निकाला और उन्होंने तरीका यह निकाला कि राष्ट्रपति वही होना चाहिए जो प्रधानमंत्री चाहे। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना मैट्रिमोनियल में, दुल्हा वही जो दुल्हन मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए ये चीज होने लगी कि राष्ट्रपति वही जो प्रधानमंत्री मन भाए। और ऐसे में इंदिरा गांधी खुद सक्रिय रूप से राष्ट्रपति के इलेक्शन में भागीदारी करने लगी। राष्ट्रपति के कैंडिडेट का चुनाव करना पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में थी उनका अपना होता था कि भाई हम अपना कैंडिडेट वो पार्टी डिसाइड करेगी। उसमें इंदिरा गांधी खुद आकर के बोल देती कि भैया मेरा तो ये कैंडिडेट है, मैं चाहती हूं कि ये कैंडिडेट को मैं प्रस्तावित करूं, बाकी आप सब लोग देख लो। अब जब खुद भारत के प्रधानमंत्री ने किसी कैंडिडेट का नाम लिया तो किसी और की हिम्मत है कि उस कैंडिडेट के खिलाफ बोल दें। और इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को नाम लिया जिनको उन्होंने देखा या तो उनकी उम्र बहुत अधिक है, आप उस टाइम देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और भी कई सारे लोग देखेंगे, इतनी उम्र है कि वो सक्रिय होकर के काम कर ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं कर सकेंगे, या उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के मुकाबले बहुत कम है और जनता के ऊपर कोई इतना इंपैक्ट नहीं, प्रभाव नहीं जानती जनता। तो
ऐसे राष्ट्रपतियों को अपॉइंटमेंट करने की प्रथा शुरू हुई और तब से लेकर के आज तक ये प्रथा चली आई है। और तब से ये कहावत बहुत ज्यादा भारत में फेमस होने लगी कि राष्ट्रपति जो है वो रबड़ की स्टाम्प, जिसको हम बोलते हैं ना रबड़ की स्टाम्प या रबड़ की गुड़िया, ठीक है, रबड़ स्टाम्प, मोहर होती है ना जो रबड़ की, ठप्पा, कि बस एक मोहर है, किसी ने उठाया और ठप्पा लगा दिया, जिसके हाथ पे उसने लगा दिया ठप्पा, खुद नहीं लगेगी, किसी ने उठाया और ठप्पा लगा दिया, जहां लगाया लगाना चाहा वहां लगा दिया। ऐसा ही होने लगा आज तक के इतिहास में। आज तक भी आप एक बार ईमानदारी से सोचना, पिछले 4-5 जितने भी राष्ट्रपति बने, डॉक्टर अब्दुल कलाम को छोड़ करके और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद से, ठीक है, और अभी तक कई बार आपको लगेगा यार ये राष्ट्रपति का कैंडिडेट जिसको बनाया इसको तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूं। मैक्सिमम लोगों का मैंने ये रिएक्शन देखा है बहुत सारे राष्ट्रपति के इलेक्शंस में। जब कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, सत्ताधारी पार्टी आमतौर पर उसी के कैंडिडेट जीतते हैं, वो उन्हीं के पास बहुमत होता है तो वो जीतवा जाते हैं, राज्य में भी उनकी सरकार होती है वो जीत जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखना मैक्सिमम लोग जो आम जनता है उनको वो कैंडिडेट बन जाने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये कैंडिडेट है। ये सच्चाई नहीं है तो बताओ है कि नहीं सच्चाई? आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं इस चीज से? किन किन के साथ ऐसा हुआ, किन किन दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कई बार ऐसा देखा कि यार ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं इनके बारे में पहले आपको कोई नॉलेज ही नहीं थी, आप पहले से जानते ही नहीं थे, एकदम से आपको पता चला। किसी को है कोई ऐसे? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि जैसे राष्ट्रपति को कहें राष्ट्रपति वैसा कर दे, ठीक है, अपना मुंह ना खोलें, अपनी तरफ से कुछ भी ना बोले, अपना दिमाग ना लगाएं, अगर लगाना भी चाहें तो भी ना कर पाए, तो कठपुतली टाइप से बना करके रखने की जो है वो ये की जाती है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सार्वजनिक सभाओं में चले जाते थे और सार्वजनिक सभाओं में जाकर के सरकार की बुराई कर देते थे। सोचिए राष्ट्रपति वो सरकार की बुराई कर रहे हैं, जबकि सरकार ने, उसी सरकार ने उनको कैंडिडेट बना करके जितवा करके भेजा है, लेकिन वो वहां पर सार्वजनिक सभाओं में जाकर के सरकार को सलाह दे देते हैं कि देखो भाई मेरे को लगता है कि इस मामले में सरकार की ये भूल रही है, गलती रही, उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आप यकीन मानिए जब जिन जिन सभाओं में, जिन जिन मामलों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब बोलने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया जाता था, या जब वो जाते थे किसी चीज को संबोधित करने के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू अपने कुछ नेताओं को और अपने कुछ ऑफिसर्स को उनके साथ लगा करके रखते थे कि वो कहीं यार कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, कहीं कुछ गलत ना बोल दे, रिक्वेस्ट करते रहते थे। वो बार बार उनको समझाते रहते थे, सर सर सरकार की बुराई नहीं करना, सर सर बस ये मत बोलना, सर सर, मतलब इस तरीके की बातें राजनीतिक गलियारों में फेमस थी कि उनको बाकायदा मनाना पड़ता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आप इस तरीके से खुलेआम आलोचना ना करें। आज के टाइम कोई भी प्रधानमंत्री में ऐसा, राष्ट्रपति में ऐसी पावर है? किसी में देखा आपने ऐसा व्यक्तित्व कि वो सरकार के खिलाफ एक वर्ड भी बोलते? आपने वर्ड बोलना छोड़ दो, बोलते हुए भी देखा कि नहीं देखा? ये भी एक वो है ना। हालांकि सबसे बड़ा पोस्ट है, सबसे बड़ा पद है, गरिमामयी पद है, लेकिन उस पद के ऊपर एक तरीके से राजनीतिक अपने हितों को साधा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वहां से